देखो हमने ये प्रोग्राम देखा था स्ट्रिंग वाला ना, स्ट्रिंग में हमने अलग अलग फंक्शन देखे थे, स्ट्रिंग फंक्शन देखा था ना, str फंक्शन देखा था। तो उसमें एक और चीज़ थी, किसी ने पूछी नहीं है कि ये कैसे करना होगा। देखो इसी में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखो अब मैंने क्या लिया कि एक स्ट्रिंग ली हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऐसे ही स्ट्रिंग लेते हैं s1, ठीक है, कैरेक्टर एरे s1 लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो ये s1 मैंने स्ट्रिंग ले ली। ऐसे ही मैंने एक s2 स्ट्रिंग ले ली, वर्ल्ड ले लिया, ठीक है। str क्या करता है, s2 को फाइंड करता है s1 में, ठीक है। तो str मैंने लिखा, s1 लिखा और उसने s2 को फाइंड करा, ठीक है। तो जो फाइंड करता है तो वो क्या करता है कि शुरू से सर्च करना चालू करता है, और जो उसको वहां पर ये s2 मिल जाता है उसका जो है वो पॉइंटर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड मिला तो ये क्या करेगा, w का पॉइंटर रिटर्न कर देगा, ठीक है। w का जो पॉइंटर है वर्ल्ड, यहाँ पर उसको मिल गया पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो जैसे उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड मिल गया तो उसने क्या करा, फर्स्ट कैरेक्टर का यहाँ वाला ये उसने पॉइंटर रिटर्न कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें एक और चेंज करूं, ठीक है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पर इसके कुछ लिख देता हूं कि मैंने लिख दिया WORL, ठीक है, मैंने लिख दिया WORL, ठीक है। तो देखो ये वर्ल्ड जो है सर्च करेगा तो WORL ही मिला इसको, तो ये वाला रिटर्न नहीं करेगा ना, जो इसको पूरा पूरा मिलना चाहिए WORLD। तो ये वाला जो वर्ल्ड है ये यहाँ पर मिलेगा, फिर ये इस W का जो है एड्रेस रिटर्न कर देगा। देखो वीडियो देखो ना बेटा, वीडियो डाउनलोड करा हुआ है ना पूरा मैंने, आप कोई लोग वीडियो ही नहीं देखते, पूरा मैंने डाउनलोड करा हुआ है, एक बार देखो सारी चीजें, फिर नहीं आया तो फिर पूछो ना, क्लास में थोड़ी ना बार बार, आप पहले वीडियो तो देखो एक बार। नहीं आ रहा वीडियो के थ्रू तब बोलो सर मैंने देख लिया मुझे नहीं आ रहा समझ में, बता दो तो बताएंगे ना। देखो तो ये देखो, तो इसमें क्या होगा कि जैसे वर्ल्ड सर्च करना है तो शुरू में वर्ल्ड WORL है, तो वर्ल्ड जो है सर्च नहीं करेगा क्योंकि ये मैच नहीं करा इससे, तो वर्ल्ड पे आएगा, वर्ल्ड का जो W होगा उसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस रिटर्न कर देगा ये वाला। तो वो एड्रेस मैंने ले लिया यहाँ पर S3 में, ठीक है। जो S3 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली अब आपका S3 इसको पॉइंट कर रहा है ना, S3 इस W को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देखो तो अगर लेकिन होगा क्या कि सपोज ये वर्ल्ड इसको मिले ही ना इसके अंदर, है ना, ये केस हमने बात नहीं करी थी कि अगर ये वर्ल्ड इसको मिले ही ना इसके अंदर, मान लो ये वर्ल्ड है ही नहीं, तो उस केस में होगा S3 जो होगा नल होगा आपका, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो आपका S3 होगा वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर इफ S3 इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे कि नॉट फाउंड, ठीक है, कुछ भी प्रिंट करा दो। मैंने बस यहाँ पर ये प्रिंट करवा दिया कि वर्ल्ड नॉट फाउंड, ठीक है, आप कुछ भी प्रिंट करवा दो कि स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, ये भी कर लो ना, यहाँ पर लिख दो बस कि नॉट फाउंड, सीधा सा, और कुछ भी ऐसे सिंपल सा ये भी लिख दो कि नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने कर दिया नॉट फाउंड। और अगर S3 नल नहीं है तो इसका मतलब वो उसको मिल गई है स्ट्रिंग, है ना, वर्ल्ड जो है उसको कहीं ना कहीं मिल गया है, तो मिल गया है तो वो S3 जहां पर मिला है वो प्रिंट कर दो। तो ये जो W वाला है S3 इसको पॉइंट कर रहा है ना W को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहां से प्रिंट करना चालू करेगा, तो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा ना, वर्ल्ड हेलो और वर्ल्ड, ये हमने बताया था ये वाला तो है ना, बस लास्ट में गेट्स याद आ जाएगा। तो ये चीज मैंने नहीं बताई थी कि ये वाला है ना, कि अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, है ना। तो अगर नहीं मिलेगा तो उसको नल रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है तो आप लिख दो नॉट फाउंड, ठीक है। बनाया करो, प्रोग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये सारी चीजें। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं हमारे पास मेमोरी एलोकेशन पे जो हमारा था। देखो मेमोरी एलोकेशन में क्या है आपका, देखो हम दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एरे का एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेसिकली मेमोरी एलोकेशन में, है ना। तो हम कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, मेमोरी एरे का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करनी है, मेमोरी अलोकेट करनी है। एक तो रन टाइम पर, तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, दो टाइम पर होता है, हमने देखा ही था। एक तो होता है कंपाइल टाइम पर, है ना, एक तो होता है कंपाइल टाइम पर मेमोरी का अलोकेट होना, और एक होता है रन टाइम पर मेमोरी जब आप अलोकेट करते हो, है ना। कंपाइल टाइम, रन टाइम, ये मैंने पूरे बता ही दिए थे क्या होते हैं ना। देखो जब कंपाइल टाइम पर अलोकेट होता है तो जैसे ये हमारा मेमोरी है ना, ये हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है हमारी, ठीक है, ये हमारी जो है रैम है,
ये रैम के हम है ना पार्टीशन कर देते हैं कुछ, ठीक है, ये वाला है। तो ये वाला जो पार्टीशन होता है ना, ये बेसिकली होता है आपका डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ग्रो करता है, और ये वाला जो है आपका हीप एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं हीप। तो जब भी रन टाइम पर आपका कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे आपने एरे वगैरह क्रिएट करा कंपाइल टाइम पर, ठीक है, कंपाइल टाइम पर अगर आपने एरे क्रिएट करा तो वो एरे जो है यहाँ डेटा सेगमेंट में क्रिएट होता है ना। स्टैक मैंने बताया था, ये जो है एरिया होता है स्टैक वाला, ठीक है, ये एरिया होता है आपका स्टैक। तो यहाँ पर जो है आपका एरे क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप रन टाइम पर कोई एरिया क्रिएट करोगे ना, रन टाइम पर अगर मेमोरी स्पेस क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पर क्रिएट होती है इस तरह से, ठीक है, वो यहाँ पर क्रिएट होती है। ये जो होता है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर और लिख लो कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, इसमें है ये आपका आ जाता है डेटा सेगमेंट पे एलोकेट होता है ना, और ये जो है आपका हीप पे है ना, हीप एरिया ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है आपका जो एरिया एलोकेट होगा वो इस पे हीप एरिया पर एलोकेट होगा, ठीक है। और क्या है देखो, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कंपाइल टाइम पर ही हमने मेमोरी एलोकेट कर ली, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका रन टाइम पर थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कंपाइल टाइम पर ये एरे क्रिएट कर लिया, मेमोरी वगैरह क्रिएट कर ली कंपाइल टाइम पर ही, तो रन टाइम पर मुझे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा कि मेरे को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एक तो ये है कि भाई रन टाइम पे जो मेमोरी आपकी हो जाती है, रन टाइम पर आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, सेव्स सम टाइम एट रन टाइम, है ना, रन टाइम पर आपका कुछ टाइम सेव कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि रन टाइम पर टाइम तो आपका कुछ सेव हो जाता है, लेकिन सारी सिचुएशंस यहाँ पॉसिबल नहीं है। अपन ने एक एग्जांपल लेकर देखा था एन वाला, अपन ने देखा था कि भाई एन जब अपन लेते हैं, इंटीजर एन लिया, स्कैन करा उसको कीबोर्ड के थ्रू, तो वो उस केस में जो है हम एरे जो है वो आप यहाँ पर केवल रन टाइम पर ही एलोकेट कर सकते हो। वो जो सिनेरियो है आप वो कंपाइल टाइम पर नहीं सिनेरियो रिक्रिएट कर सकते ना, कंपाइल टाइम पर हम उस तरह से एरे क्रिएट नहीं कर सकते, ये हमने देखा था ना। तो वो केस क्लियर कर लिया था कि ठीक है टाइम तो सेव कर देता है आपका थोड़ा सा, लेकिन जो है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रन टाइम पर आपको मिलती है, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिलती है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज क्रिएट कर सकते हो एरे की, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या था, देखो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने स्टैटिक जो कंपाइल टाइम में, ठीक है, इसको स्टैटिक भी बोलते हैं और इसको आप बोलते हो डायनेमिक, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये होता है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब आपके कंपाइल टाइम पर एरे क्रिएट करते हैं तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं इंटीजर ए और 100, ठीक है। और अगर जो हमको n चाहिए होता है कि सपोज मेरे को तो केवल 5 साइज का ही एरे चाहिए होता है, तो हम एक n की वैल्यू रखते हैं 5 6, है ना, कभी 5 ले लेते हैं, कभी 6 ले लेते हैं, कभी 7 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको क्लास में, अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको ध्यान में होगा। तो हम क्या करते हैं कि एरे की साइज तो फिक्स लेकर चलते हैं, 100 ले लिया आपने और आपको जितना का एरे चाहिए उतने n की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे n की वैल्यू 5 ले ली, 6 ले ली, 7 ले ली, 10 ले ली, 20 ले ली, जितने पे एरे पे हमको काम करना होता है। लेकिन हाँ, एरे की साइज जो है 100 ही रहती है। आपने सपोज लेकिन n5 लिया तो बाकी जो सारा है आपका एरे की साइज जो है वेस्ट हो गई ना। अब उसमें ये नहीं है कि आप 5 ले लो, क्योंकि अभी आपने 5 ले ली तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको 10 का एरे चाहिए होगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको साइज फिक्स रखनी पड़ती थी, भाई इतने का ही एरे क्रिएट करना है और फिर उसके बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है रन टाइम पर, या जो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसमें क्या करते हो आप एरे की साइज अपने रन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे कि एन आपने एंटर करवाया कीबोर्ड से, आपने एन की साइज दी 5, तो आप 5 का ही एरे क्रिएट करोगे, है ना। आपने एन की वैल्यू पुट करी 10, तो आप 10 का ही एरे क्रिएट करोगे। जबकि इसमें क्या होता था कि आप एन की वैल्यू तो एंटर करते थे लेकिन आपके एरे की साइज फिक्स्ड होती थी, वो जैसे आपने 100 ले रखी तो वो 100 ही रहती थी, उसको चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जितनी वैल्यू एंटर करोगे उतने का ही एरे आप क्रिएट भी कर सकते हो। आपको तो मतलब आप स्पेस जो है वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर 100 स्पेस ले लिया लेकिन काम 5 में ही ले रहे हो, यहाँ पर केवल 5 का ही क्रिएट करेंगे ना, तो एरे जो आपकी मेमोरी है उसको आप स्पेस को वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है कि जो है स्पेस को जो है सेव्स लॉट ऑफ स्पेस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस।
ये जो है आपका स्पेस सेव करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, देखो वही देख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो इसमें हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, तो अब देखो, अब मेरे को क्या है एग्जाम्पल देखा था इसमें ना, दो तरीके हैं हमारे पास। तो एक तो मैंने ये देखा था कि इंटीजर A5 है ना, ये मैंने एरे क्रिएट करा केवल 5 साइज का, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इंटीजर n ले लेता हूँ, जो भी मेरे को साइज का एरे चाहिए, फिर मैंने वो स्कैन करवा दिया, स्कैन f %d और m%n। और यह जब आप इस आउटपुट विंडो पर जब आप इसको रन करवाओगे ना, किसने बोला था आउटपुट विंडो, हाँ, तो जब आप इसको रन करवाओगे तो आपकी n की वैल्यू पूछेगा। तो n की वैल्यू आपने जैसे डाल दी 4, तो जब आप है अब उसी साइज का आप एरे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर एरे कैसे क्रिएट करते थे, ऐसे क्रिएट करते थे, इंटीजर पॉइंटर ए, क्योंकि आपको एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है तो आप एक लिखते थे इंटीजर पॉइंटर ए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लिखते थे इंटीजर पॉइंटर, इस तरह से टाइप कास्ट करते थे, है ना। और यहाँ पर आप लिखते थे मैलॉक, और यहाँ पर आप लिख देते कि आपके जो एरे की साइज कितनी होगी, है ना, उसमें नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे। तो आपका जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, 1 2, आपने n डाली ना वैल्यू, तो n एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट की साइज कितनी है, 4 है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है। n एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट की साइज 4 बाइट है, अगर इंटीजर की साइज 2 बाइट हो रखी होगी तो मैं n इंटू 2 कर दूंगा, तो ये मेरे को एक एरे क्रिएट कर देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था ना। बाकी उसके बाद आप स्कैन करो, इसमें एरे में वैल्यू डालो, है ना। तो आप अब आप इस एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो सेम जैसे हम यहाँ पर करते थे। पूरा एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि ऐसे ही आप प्रिंट करोगे, ऐसे ही आप इसमें वैल्यू रीड कर सकते हो ना, तो सेम था। तो अब देखो इसका एक एग्जांपल मैं पूरा आपको बता देता हूँ, इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहले तो वो बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं ना। तो इसमें क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो देख लो। देखो, तो ये जो सारे फंक्शन है हमने बताया था, एक तो देखो आपका हो गया मैलॉक, एक तो आपका फंक्शन है मैलॉक, ठीक है, मैलॉक। और यहाँ मैलॉक में आपका आ जाता है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी चाहिए आपको, ठीक है, बाइट, ठीक है। हर एरे की साइज का नहीं होती, बाइट्स में ही होती कि कितनी बाइट्स वो स्पेस लेता है। तो यहाँ पर मैलॉक में आ जाएगा कि आपको टोटल एरे में कितनी बाइट्स चाहिए होगी उस एरे को। तो जनरली हम ये कह देते हैं कि जो है हमारे पास, कि सपोज अगर मेरे को चाहिए यहाँ पर इंटीजर का क्रिएट करना है ना, तो साइज ऑफ इंटीजर आपने पढ़ा होगा ना, तो आप ये करो, है ना, अब उसकी जगह साइज ऑफ इंटीजर इनटू n, ठीक है, तो ये आप कर दो, ऐसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इंटीजर साइज। देखो ये जो है आपको साइज एंटर करनी होगी ना, और ये रिटर्न क्या करेगा, आपका वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है ना। ये देखते जाओ, 4 फंक्शन है ये। दूसरा आपके पास आ जाता है वॉइड पॉइंटर कैलॉक, CALLOC। ये क्या आपका रिटर्न करेगा कि इंटीजर आपके जो है आपकी यहाँ पर n रिटर्न कर दो, ठीक है, कि कितने नंबर्स हैं, और यहाँ पर आप कर दो कि साइज ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है, तो एलिमेंट साइज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो आप कर दो इंटीजर टोटल साइज, है ना, ऐसे अलग अलग लिख लो इसको। ये आपका हो गया टोटल साइज, ये आपके कितने एलिमेंट्स है और कितने एलिमेंट की साइज है, तो ये सेम ही चीज है ना, ऊपर और नीचे वाला दोनों कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो, और तीसरा जो होता है हमारे पास होता है वॉइड पॉइंटर, आपका होता है रीअलॉक। रीअलॉक में क्या होता है कि आपको कोई ना कोई पॉइंटर डालना होता है, पहले वाला ही, ठीक है। तो आप जो है पॉइंटर डाल दो, जैसे कि वॉइड पॉइंटर है आपका, वॉइड पॉइंटर आपने डाल दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका, और फिर यहाँ पर आपने डाल दिया वही मैलॉक वाला इंटीजर टोटल साइज। और फिर एक होता है आपका फ्री वाला, ठीक है, आपका होता है वॉइड, और यहाँ पर आ जाता है फ्री, ठीक है। देखो इसको लिख लो,
इसको लग दो एड्रेस कर दो इसको कि भाई जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर आप वही दोबारा से वॉइड पॉइंटर एड्रेस लिख लो एक बार, फिर मैं इसको बता देता हूँ कैसे कैसे होता है, एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं इसका। वॉइड पॉइंटर मैलोक हो गया, इंटीजर टोटल साइज हो गई, ठीक है। ये ऐसे कर दो टोटल साइज, या फिर एक साथ लिख दो इंटीजर टोटल साइज हो गया। कैलॉक में क्या आएगा आपके, इंटीजर एन हो गया, एलिमेंट की साइज हो गई, ये री अलॉक, वॉइड पॉइंटर एड्रेस आ गया और इंटीजर टोटल साइज आ गई आपकी, ठीक है। और ये आपका आ गया फ्री वॉइड पॉइंट एड्रेस, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब देखो इसमें क्या होगा, ये 4 फंक्शन है बेसिकली हमारे, है ना। ये 4 फंक्शन है और चारों फंक्शन जो कौन सी फाइल में डिफाइन है, ये चारों फंक्शन डिफाइन है इस फाइल में। हैश इंक्लूड करेंगे हम इसके लिए stdlib फाइल, जो लाइब्रेरी फाइल है ना stdlib, इसमें ये चारों फंक्शन है, ठीक है। ये मेमोरी के फंक्शन है, मेमोरी एलोकेशन के ना, मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेट करना। देखो कल हमने ये वाला तो यूज में कराई था, ठीक है। तो देखो अब दोबारा से ध्यान से देख लो कि ये जो तीनों फंक्शन है ना, एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं ना, वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, और ये वाला केवल वॉइड ही रिटर्न करेगा ना, ये पॉइंटर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। या चेक कर लेना अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंटर जो है आपके, जो ऊपर के 3 फंक्शन है, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेंगे और ये जो है वॉइड रिटर्न करेगा। ये शायद आप पढ़ चुके हो ना आपकी क्लास में, वॉइड पॉइंटर क्या होता है। देखो ये है आपका मैलॉक। मैलॉक क्या करेगा कि आपको टोटल साइज बताओगे बाइट्स में ना, कि कितनी बाइट्स चाहिए आपको बेसिकली, है ना। तो टोटल साइज बता दो कि भाई मेरे को इतनी साइज का एरे चाहिए, साइज मेरे को चाहिए। साइज किस में होगी आपकी, बाइट्स में। बाइट हम कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा ही था। कैलॉक में क्या करते हैं कि बस 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा दो तो काम एग्जैक्टली सेम वही है ना, 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा देते हो। एक तो आप बता दो जैसे अगर आपको n का एरे पास करवाना है ना, जैसे ये n है, सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहां तो हम क्या पास करवाते हैं, n इंटू 4 है ना, यहां तो हम n इंटू 4 पास करवाएंगे। यहां पर क्या करवाएंगे, इधर n पास करवाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 4 पास करवा देंगे, ठीक है। तो देखो अब दोनों का मैं एग्जांपल बता देता हूं कि मैलॉक तो कैसे कॉल होगा। सेम ही केस में अगर आपका इंटीजर एरे है ना, ये मेरा एक इंटीजर एरे है, अगर ये मेरा एक इंटीजर एरे है तो मैलॉक कैसे कॉल होगा, मैलॉक कैसे कॉल होगा कि n जो है आप उसकी n इंटू 4 कर दो ना, ये 4 जो है आपके इंटीजर की साइज है, ठीक है। कैलॉक कैसे कॉल होगा, कैलॉक कैसे कॉल होगा, कैलॉक और n कॉमा 4, ठीक है। तो ये है कैलॉक कैसे कॉल होगा, n कॉमा 4, 4 आपकी इंटीजर की साइज है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और मैलॉक कैसे कॉल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पास करवा दो, ऐसे कैलॉक होगा। बस यही इसमें डिफरेंस है। एक और इसमें डिफरेंस आता है, वो भी बाद में बताऊंगा। देखो तो ये ऐसे कॉल होता है। तो अगर मान लो, ये तो बात हो गई इंटीजर एरे की, ठीक है। अगर मेरे को एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है, ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है। वही मेरा स्ट्रिंग में क्या होता है, कैरेक्टर एरे होता है ना। तो ये कैरेक्टर एरे है मेरा, ठीक है। अगर ये मेरे को क्रिएट करना है, ठीक है, सपोज ये मेरा HELLO है, ये मेरे को कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो देखो अब मैलॉक कैसे कॉल होगा, मैलॉक कॉल होगा, मैलॉक 5 एलिमेंट है, 5 इंटू कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है, ठीक है। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप 1 बाइट लेकर चलो, है ना। मैलॉक कैलॉक कैसे कॉल होगा, यहाँ पर कैलॉक और आपको 5,1, ठीक है, ऐसे कैलॉक कॉल हो जाएगा, ऐसे आपका मैलॉक। अब मैं जनरल लिखता हूँ, जनरल कैसे लिखेंगे, है ना। साइज आपको अभी याद नहीं करनी है कि इसकी 4 होती है, इसकी 1 होती है, हम साइज को भी निकालेंगे, है ना। साइज को कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हम जनरल लिखेंगे। अब ये तो मैंने दोनों का अलग अलग बता दिया कि भाई उसमें 4 होगी, उसमें 1 होगी। जनरली हम कैसे लिखेंगे, जनरली हम ऐसे लिखेंगे, मैलॉक एन उसकी साइज है इनटू साइज ऑफ ऑपरेटर, है ना। ये एक साइज ऑफ करके एक फंक्शन होता है, ऑपरेटर होता है बेसिकली। इसमें आप पास करवा दो इंटीजर, तो ये ऑटोमेटिकली जो इंटीजर की साइज है ना वो ले लेगा। बता ही रहा है, देखो साइज ऑफ इंटीजर, इसका मतलब जो इंटीजर की साइज है। तो जनरली क्या होता है, वो 4 बाइट ही होती है। तो आंसर आपका वही आ जाएगा, n इंटू 4, ठीक है। और अगर आपको कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, साइज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ कैरेक्टर। तो ये मेरा जो है कैरेक्टर एरे क्रिएट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही मैं साइज ऑफ फ्लोट भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को फ्लोट एरे क्रिएट करना है ना,
तो साइज ऑफ क्या लिख दूंगा, फ्लोट लिख दूंगा, अगर मेरे को फ्लोट एरे क्रिएट करना होगा तो, ठीक है। तो ऐसे जनरली मैं लिखूंगा, और ये आपका कैलॉग और मैलॉक में तो हो गया। अब देखो ये रिटर्न क्या करते हैं, ये बेसिकली एक एरिया क्रिएट कर देते हैं ना, ये जैसे आपका हीप है ना, ये आपका हीप है, तो हीप में एक एरिया क्रिएट कर देंगे और उसका एक पॉइंटर रिटर्न कर देंगे। अब देखो वो जो पॉइंटर होता है ना, जनरली अपन क्या समझते हैं कि अब ये जो एरिया क्रिएट करा है ना आपका, अब ये कौन सा एरे है, इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे, ये किसी को भी नहीं पता, अभी केवल क्रिएट हुआ है। तो मैलॉक क्या करता है कि मैलॉक जो है केवल आपका क्रिएट कर देता है, आपका एक एरे क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको नहीं पता कि जो आपने एरे क्रिएट करा है वो आपका इंटीजर टाइप का एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे है, फ्लोट टाइप का एरे, इसीलिए जो हमको टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही हमने इंटीजर पॉइंटर यूज करा था ना, देखो। तो अभी मैं ये सब मिटा देता हूँ, एक प्रोग्राम देखते हैं हम, और इसी तरह से देखो रियलॉग भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, रियलॉग और फ्री करना, तो ये सब एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें सारा इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, ऊपर देखो मैं केवल stdlib लिखूंगा ना, स्टैंड stdio वगैरह, कोनियो वगैरह, ये सब आप लिख ले रहना हो ना, बार बार वो नहीं लिखेंगे। आप यहाँ लिखो हैश इंक्लूड, और यहाँ पर लिखो stdlib, ठीक है, stdio और कोनियो आप लिख लेना, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका void main, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि एक वही अपना ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा कि इंटीजर n ले लिया, कि मेरे को किस साइज का चाहिए ना, इंटीजर n ले लिया मैंने, इंटीजर n ले लिया, और इंटीजर n एक वेरिएबल ले लिया, और फिर मैंने उसको स्कैनएफ कर लिया, स्कैनएफ %d और m%n ले लिया, ठीक है। जब ये रन करवाऊंगा तो आउटपुट विंडो आएगी, उस पर मैं वैल्यू डाल दूंगा, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी उतने ही साइज का मैं एरे क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो अब सपोज मेरे को अगर इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करना है ना, तो मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का पॉइंटर, ठीक है। तो मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया। अब देखो फिर मैंने क्या करा कि मैंने करा मैलॉक को कॉल, मैलॉक है ना, कैलॉग से भी कर सकते हैं, मैलॉक से भी कर सकते हैं, कैलॉग मैलॉक लिखा मैंने, और मैलॉक को क्या लिखा मैंने, करा n और कॉमा पर n इंटू, और वही मैंने लिखा साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया। तो ये क्या करेगा कि n इंटू साइज ऑफ इंटीजर जनरली क्या होती है 4 ही होगी, तो 4 इंटू n, जो भी मैं n डालूंगा, जैसे मैंने 5 डाला तो 4 इंटू 5 20 बाइट्स का एक एरे क्रिएट कर देगा। अब इसको नहीं पता कि ये जो एरे आपने बनाया है 20 बाइट का, आप इसमें इंटीजर स्टोर करोगे या फिर आप इसमें कैरेक्टर स्टोर करोगे या फिर आप इसमें फ्लोट स्टोर करोगे, इसको नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर हम एक टाइप कास्टिंग यूज करते हैं, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, तो इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, इसलिए मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी ले लिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है मेरा एक एरे क्रिएट हो जाएगा, जितनी भी n की जो मैं साइज डालूंगा उतनी ही साइज का मेरा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। n मैंने डाला 5, तो ये 5 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि वैल्यू वैसे ही रीड कर लो आप जैसे आप करते हो। तो क्या करा मैंने 4, फिर i इक्वल टू 0, और वही i लेस देन n प्लस प्लस i, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और मैंने क्या कराया स्कैनएफ %d m%ai, ठीक है। तो ये जो है मेरे से पूछेगा कीबोर्ड पे, आउटपुट विंडो पे क्या आएगा, मेरे से 5 वैल्यू पूछेगा, मैं 5 वैल्यू एंटर कर दूंगा। सपोज मैंने करा 2 4 6 3 और 1, ये 5 वैल्यू मैंने एंटर कर दी, तो बस डॉट डॉट हटा दो, ये 5 वैल्यू मैंने एंटर कर दी बस इसकी। अब इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, या और भी मेरे को बाइनरी सर्च लगाना है, लीनियर सर्च लगाना है, और भी जो भी चीज़ें करनी हो कर लो अपना काम, ठीक है। अब जो भी आपका काम हो गया यहाँ पर है ना, तो ये मैंने कर दिया कि भाई आपका कुछ काम आपको करना था, आपने यहाँ पर कर लिया उसको। अब मेरे को क्या करना है, मेरा एरे जो हो गया, काम हो गया मेरे एरे का, लेकिन अब जो है मेरे को सपोज कि मेरे को n की साइज का नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया जो मेरे को करना था, लेकिन अब मेरे को आगे प्रोग्राम में चलकर ये पता चला कि मेरे को n का नहीं, जितनी n है उससे डबल साइज का एरे चाहिए मेरे को, है ना। ये कितना है 5 का, n मैंने 5 डाला तो ये एरे जो क्रिएट हुआ 5 का क्रिएट हुआ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी n आपने डाला है
उसकी डबल साइज का मेरे को एरे क्रिएट करके दो। जैसे अगर मैंने 5 डाला तो मुझे 5 का नहीं 10 का एरे चाहिए अब, ठीक है, सेम ही प्रोग्राम में। तो हम क्या करते हैं उसके केस में रीअलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से इंटीजर पॉइंटर ए लगाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा आपका दोबारा से इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि मेरा इंटीजर एरे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर लगाऊंगा रीअलॉक, है ना। रीअलॉक का मतलब है दोबारा से एलोकेट कर दो। अब दोबारा से क्या, ये वाला पहले वाला एड्रेस डाल दूंगा और नई साइज डाल दूंगा। तो नई साइज क्या हो जाएगी, 2 इंटू एन इंटू साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या करेगा, इसमें मैंने पहले वाला एड्रेस डाला ना, तो ये क्या करेगा, जो पहले वाला एरे है इसको तो हटा देगा और इसकी जगह है इसी को ही एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा और इसको 10 तक कर देगा ना। अभी 5 एलिमेंट्स थे, अब मैंने क्या रहा 10 तक चाहिए मेरे को, 5 और एलिमेंट्स इसमें ऐड कर देगा। तो अब मेरे पास 10 साइज का एरे क्रिएट कर देगा। जनरली कितने का करेगा, जितनी आपकी n की वैल्यू डालोगे उतना, है ना। तो 2 इंटू n का एरे क्रिएट कर देगा। तो ये आपका रीअलॉक फंक्शन का यूज में होता है ना, कि जो भी आपने एरे की साइज ले रखी है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ये वाली साइज नहीं चाहिए आगे जाकर, है ना। यही तो मेमोरी का एफिशिएंट यूज हुआ, इसे ही तो मेमोरी का एफिशिएंट यूज कह रहे हैं ना, कि भाई आपको जितने की साइज चाहिए आपने उतने की ले ली। अगर या फिर अगर आपको जाके लगा कि नहीं भाई मेरे को n का नहीं चाहिए था, मेरे को तो n/2 का साइज चाहिए ना, बाकी मेरे को एरे की साइज नहीं चाहिए थी, मेरे को सपोज कि n/2 एरे की साइज का चाहिए तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, n/2 कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को 5 का चाहिए था, n/2 का मतलब ये 2 ले लेगा कि भाई 2 का चाहिए था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा ना, टाइप कास्टिंग वगैरह तो कर ही लूंगा। तो सपोज मैंने n10 डाला, मैंने 10 से अपना काम करा, बाद में मेरे को लगा कि यार 10 तो फालतू में स्पेस वेस्ट हो रहा है, मेरे को तो केवल 5 का ही एरे चाहिए अब। तो मैंने क्या करा कि n/2 का एरे क्रिएट कर दिया ना, यहाँ पर a कॉमा लिखा, n की जगह n/2 कर दिया, साइज ऑफ इंटीजर कर दिया ना। यहाँ पर बेसिकली आपको इंटीजर वगैरह का यूज में करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू आएगी, तो इस तरह से। तो ये जो है आपका वो आ जाएगा ना। तो आपका ये मेमोरी का एफिशिएंट यूज हो गया ना रीअलॉक का यूज करके। तो आपने स्पेस को सेव कर लिया, आपको जितनी जरूरत थी आपने उतना ही स्पेस यूज। अब पहले वाले केस में क्या होता, पहले वाले केस में पहली तो ये है कि आप n से नहीं डाल सकते थे ना, जो भी आपका n है उससे मतलब नहीं है, आपको पहले साइज क्रिएट करनी पड़ेगी, वो फिक्स रहेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि आपका जो एरे क्रिएट हो गया आप उसकी साइज चेंज नहीं कर सकते, वो उतनी साइज रहेगी पूरे प्रोग्राम में वो काम आएगी। तो कंपाइलर क्या करता था, क्रिएट कर देता था और अपने आप जब प्रोग्राम एंड होता था तो ही डिस्ट्रॉय करता था। यहाँ पर क्या है कि आप क्रिएट करोगे और आप ही डिस्ट्रॉय करोगे ना। ये स्पेस आपने क्रिएट करा है, कंपाइलर ने नहीं करा। कंपाइलर ने तो पहले वाला करा था स्टैटिक वाले में, ये वाला आपने करा, आपने क्रिएट करा है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एरिया को डिस्ट्रॉय भी करो, मतलब इसको फ्री कर दो अब, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि कम वाला एरे यूज में ले लिया। अब मेरे को अगर इसको फ्री करना है तो देखो मैं अब यहाँ पर भी मेरे को जो काम करना है वो काम कर दिया, फिर फाइनली मैंने कर दिया फ्री और ए। तो ये जो है मेरा जो पूरा एरिया है वो फ्री हो जाएगा। अब इसका मतलब फ्री का मतलब है कि अब ये एरिया फ्री हो गया और किसी काम में आ सकता है। पहले तो मैंने रिजर्व कर लिया था, है ना, मैलॉक कैलॉक से रिजर्व हो गया था कि नहीं मेरे एरे के लिए ये एरिया। अब मैंने मेरा काम कर लिया, फ्री कर दिया, ठीक है अब आप किसी को भी दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। तो अब एक तरह से ये एफिशिएंट यूज हो गया ना मेमोरी का। तो अब ये एरिया आपने पूरा फ्री कर दिया, तो फ्री होते ही पूरा एरिया आपका फ्री हो गया, बस ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। ये लास्ट में गेट ch वगैरह आप लिख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम हो जाता है। देख लो इसको, फोटो खींच लो इसकी। अब देखो इसमें एक और चीज है यहाँ पर कि जब भी आप ये रिटर्न करते हो ना, तो दोबारा से एक चीज होती है कि हो सकता है ये एरे एलोकेट ना हो पाए, ठीक है। जैसे अपन ने देखा ना स्ट्रिंग वाले केस में कि हो सकता है वो स्ट्रिंग उसको मिले ही ना, तो उस केस में हमको चेक करना पड़ता है कि भाई आपको मिली है कि ना मिली है। अगर मिली है तो नल रिटर्न करता है। तो सेम केस यहाँ पर हमको चेक करना पड़ता है कि इफ अगर आपका जो मैलॉक है वो नल तो रिटर्न नहीं कर रहा, नल कब रिटर्न करेगा, जब आपको वो स्पेस अलोकेट नहीं कर पाए। हो सकता है किसी वजह से उसके पास इतना स्पेस ही ना हो कि वो आपको अलोकेट कर पाए, तो उस केस में वो नल रिटर्न कर देता है। तो हमको कैसे चेक करना पड़ता है कि इफ a इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू नल है तो आप लिख दो कि भाई प्रिंटफ लिख दो और यहाँ पर लिख दो मैलॉक फेल्ड, है ना। ऐसे कह दो कि भाई मैलॉक जो है फेल्ड हो गया, कि मैलॉक कोई स्पेस रिटर्न हमको नहीं कर सका। तो अब आप बस यहीं से ये ना रिटर्न कर जाओ, है ना। आप क्या करो कि यहीं से रिटर्न कर जाओ और बाकी सारा आपको काम करना है वो एल्स में कर लो फिर, ठीक है। जो भी कि अगर ए नल है तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट एरे क्रिएट नहीं हुआ, एरे क्रिएट नहीं हुआ तो आप पूरा आगे का काम कर ही नहीं सकते। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, रिटर्न लिख सकते हो ऐसे, है ना।
रिटर्न जो है ऐसे लिख सकते हो आप। रिटर्न लिखते क्या करेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहीं से वापस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि इफ एल्स लगाकर यूज में कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे प्रोग्राम्स हैं, देखो कई सारी चीजें करी जा सकती है ना, इफ एल्स लगा दिया, रिटर्न कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। ये आप तभी करोगे जब आप प्रोग्राम बनाओगे, ऐसे नहीं आएगी आपको ये सारी चीजें ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखो एक चीज तो हो गई है, तो यहाँ पर जो है आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना था, ठीक है, फॉर लूप से पहले ये वाला। तो ये आपको यहाँ पर ये चीज भी लिखनी थी, सबसे पहले आपको यही लिखना था कि इफ अगर a इक्वल टू 0 है तो आप लिख दो, प्रिंट कर दो कि आपका जो मैलॉक है वो फेल्ड हो गया है ना, मैलॉक जो है आपका फेल्ड हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सारी जो चीजें हैं उन सबको एक इसमें डाल दो, पैरेंथेसिस में, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके करली ब्रेसेस हैं, इसमें सारा डाल दो कि अगर फेल हो गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, और अगर फेल नहीं हुआ तो ही बाकी सारी चीजें करनी, ठीक है। तो ये आनी चाहिए आपको। अब देखो ये तो हो गया। अब कैलॉक में क्या होता है कि कैलॉक आपने देखा है कि कैलॉक कैसे काम करता है ना, तो कैलॉक का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलॉक, और यहाँ n इंटू की जगह n कॉमा लिख दूंगा, तो ये आपका कैलॉक हो गया, बस ये आपका कैलॉक हो गया। लेकिन कैलॉक में क्या होगा है कि जो आपका मैलॉक से एरिया जो एलोकेट होता है ना, उसमें रैंडम वैल्यूज होती है ना। जैसे आपने 5 साइज का एरे क्रिएट करा तो उसमें कोई रैंडम वैल्यूज होगी, मैलॉक से क्रिएट करेंगे या फिर रीअलॉक से करेंगे, दोनों के केस में। कैलॉक के केस में उसमें सब में जीरो होता है। कैलॉक क्या करता है, सब में जीरो डाल देता है, जो भी आपने एरे बनाया उसमें 0 0 0 सब में डाल देता है। यही आपका डिफरेंस होता है मैलॉक और कैलॉक में।